पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के लास्ट एग्जाम यानी 26 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के टॉप इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैं आज अपलोड कर रहा हूं आप लोग के डिमांड को देखते हुए। तो आप लोग का फर्ज है इस वीडियो को लाइक करना, जमकर अपने दोस्तों पे शेयर करना। तो जल्दी से जमकर अपने सारे दोस्तों पे शेयर करें ताकि और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैक टू बैक आप लोगों को दे पाऊं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि अगस्त 1945 में जापान में किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। उन 2 शहरों का नाम आपको लिखना है। तो दोनों शहरों का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। इंग्लिश वाले देख सकते हैं लिखा हुआ क्वेश्चन को इंग्लिश में भी और आंसर भी इंग्लिश में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग तो ज्यादा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के बीच कि which 2 cities in Japan were destroyed by the dropping of atomic bombs in August 1945। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन्हीं 2 जगह पर जापान के 2 जो जगह है 2 शहर है, यहां पर परमाणु बम गिराया गया था, एटॉमिक बम गिराया गया था। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि 9/11 से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये रिपीटेड क्वेश्चन से जैक की तरफ से पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आप लोग को सब्जेक्टिव भी क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो 9/11 से आप क्या समझते हैं। तो 9/11 का जो है आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 9/11 का जो घटना था ये आतंकवादी घटना था। ठीक है, एक आतंकवादी हमला था जो अमेरिका में हुआ था। एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। कहां हुआ था, अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह हमला हुआ था। यह एक आतंकवादी हमला था। ठीक है, और इस हमले में लगभग कितने लोग मारे गए थे, 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में जो है महीना को पहले लिखा जाता है और डेट यानी तिथि को बाद में कहने का रिवाज है, प्रचलन है। इसलिए 11 सितंबर 2001 को 9/11 कहा जाता है। 11 सितंबर डेट है। ठीक है, 11 तारीख डेट है, लेकिन देखिए डेट को पीछे लिख रहा है और सितंबर 9वां महीना होता है यानी महीना को आगे लिख रहा है। हम लोग इंडिया में क्या होता है, डेट आगे लिखा जाता है, महीना बाद में। ठीक है, एकदम अपोजिट है हम लोग का। ठीक है, अमेरिका वाले। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 9/11। तो ये जो 9/11 जो है एक टेररिस्ट अटैक है। कहां पे हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। ठीक है, जो न्यूयॉर्क इन अमेरिका में। अबाउट 3000 पीपल वेर किल्ड इन दिस अटैक। लगभग कितने लोग मारे गए थे, 3000 लोग मारे गए थे। इन अमेरिका इट इज ए कस्टमरी टू से द मंथ फर्स्ट, सबसे पहले मंथ लिखा जाता है एंड द डेट आफ्टर, उसके बाद डेट लिखा जाता है। सो सितंबर 11 2001 एडी इज कॉल्ड 9/11। तो इंग्लिश वाले भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि आसियान का गठन कब हुआ था, इसकी प्राथमिक सदस्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी ना आसियान पूछे, सार्क पूछे, ये सबको देख के जाना है। तो आसियान जो है दोस्तों इसका गठन कब हुआ था और इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या है। तो यहां पर आंसर बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। ये भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आसियान 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में 5-5 मार्क्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। बैक टू बैक वीडियोस अपलोड होने वाली है। यदि आप लोग का समर्थ हो, आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग का जो है इंटरेस्ट देखने को मिला, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं कि आसियान का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि आसियान का जो गठन है 8 अगस्त 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1967। यहां से आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या 5 थी, यानी जब आसियान का गठन हुआ था तो उस टाइम कितने जो है सदस्य देश थे, 5। इसके संस्थापक सदस्य जो थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। ये 5 प्राथमिक सदस्य का नाम आपको याद रखना है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं व्हेन वाज आसियान फॉर्म, व्हाट इज इट्स प्राइमरी मेंबर काउंट। ये जो प्राइमरी मेंबर थे, जो जब उसकी जो फॉर्म किया गया था, स्थापना किया गया था, तब 5 को जो जुड़ा हुआ था उन देशों का नाम भी लिखने बोला है। तो आसियान वाज फॉर्म ऑन अगस्त 8 1967। इट्स प्राइमरी मेंबरशिप वाज 5। इसका प्राइमरी मेंबरशिप कितना था, 5। इट्स फाउंडिंग मेंबर्स वे थाईलैंड, क्या क्या नाम है देख सकते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया कि किस देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है। क्या वर्चस्वता की स्थिति अस्थायी है, यानी क्या पूछा गया, ये जो वर्चस्वता है किसको प्राप्त है, कौन से देश को वर्चस्व यानी धाक है।
क्या ये जो धाक है ये परमानेंट है? एकदम नहीं है। देखिए, सोवियत यूनियन जब था, सोवियत संघ था, तब अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति था, दो सुपर पावर था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, तो उसी का वर्चस्व स्टार्ट हो गया, उसी का धाक स्टार्ट हो गया। तो क्या आगे गारंटी नहीं, उससे भी भयंकर भयंकर देश जो है पावरफुल कंट्री बनेंगे? तो ये जो धाक है ना, वो ज्यादा दिन का नहीं होता है, ठीक है। कोई एक बाहुबली होता है, लेकिन क्या उसके बाद और बाहुबली नहीं आता है, उससे भी बड़ा बाहुबली आता है। तो ये जो है ना, कभी भी जो है ये अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। एक नेता के बाद दूसरा नेता जरूर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अमेरिका जो है, अमेरिका देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है। वर्चस्व का स्थिति जो है वो परमानेंट, वो अस्थाई नहीं है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, विच कंट्री हैज द स्टेटस ऑफ सुपरमेसी, इज द पोजीशन ऑफ सुपरमेसी परमानेंट? एकदम नहीं है। ये जो सुपरमेसी जो है वो अमेरिका को प्राप्त है, और ये जो सुपरमेसी जो पोजीशन है ये परमानेंट नहीं है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? ठीक है, मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? तो मार्शल योजना का जो उद्देश्य है, यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। कौन से देशों को? एशिया के देशों को नहीं, यूरोप के देशों को, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बस मार्शल योजना का उद्देश्य लिख दीजिएगा कि मार्शल योजना का जो उद्देश्य था वो यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व स्थिति में आ सके। यानी उसकी जो अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो युद्ध के पहले जैसा स्थिति था वैसा आ सके। इसलिए मार्शल योजना का जो इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो बस ये था कि यूरोपीय देशों की आर्थिक जो स्थिति जो है वो मजबूत हो जाए, जैसे युद्ध से पहले था, ठीक है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं क्या लिखा गया है, व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्शल प्लान, ठीक है। तो मार्शल प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो याद रखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्शल प्लान वाज टू मेक द यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना था यूरोपियन कंट्रीज को। यही उसका मेन मकसद था, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ताकि सो दैट देयर इकोनॉमी कुड कम बैक टू द प्री वार सिचुएशन, यानी प्री वार यानी युद्ध से पहले जो वार से पहले जो सिचुएशन था वैसा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उदारीकरण क्या है? तो ठीक है, उदारीकरण को देखकर जाना है। तो उदारीकरण की जो अवधारणा है ना, जो कंसेप्ट है, वो मूल रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि यदि राज्य का हस्तक्षेप कम होगा, राज्य का जो इंटरफेरेंस जो है, जो हस्तक्षेप है, वो अगर कम होगा तो अर्थव्यवस्था और क्या होगा, अर्थव्यवस्था जो है और समाज जो है वो बेहतर बनेगा। इस प्रकार उदारीकरण की जो प्रक्रिया है अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को शिथिल करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत नियंत्रणों को हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम एक फैक्ट्री खोलें, उसमें जो राज्य का जो हस्तक्षेप कम होगा, इंटरफेरेंस कम होगा, तो ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो उसी को उदारीकरण कहते हैं, उसी प्रोसेस को उदारीकरण कहते हैं। इंग्लिश वाले देख सकते हैं कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। तो ये लिबरलाइजेशन क्या है ये आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। जो कंसेप्ट है लिबरलाइजेशन का वो बेसिकली बेस्ड है फैक्ट से। क्या? इफ देयर इज लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी विल बिकम बेटर। अगर राज्य का हस्तक्षेप कम होगा तो इकोनॉमी और सोसाइटी जो है वो बेटर होगा। ठीक है, दस द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। अंडर दिस द इकोनॉमी इज लिबरलाइज्ड बाय रिमूविंग द कंट्रोल्स। कंट्रोल को थोड़ा कम कीजिए, उदार बनाइए, तो उदारीकरण उसी को कहते हैं, लिबरलाइजेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा टाइट मत कीजिए, हस्तक्षेप ज्यादा मत कीजिए, ऑटोमेटिक डेवलप होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट्स से। ठीक है, तो वो 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो आप लोग लिखिएगा बस इतना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। किसके लिए रक्षा? किसकी रक्षा के लिए? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो है अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ वॉलेंटरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल जो है, ये गैर सरकारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, याद रखिएगा। इट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। किस चीज का प्रोटेक्शन के लिए ये लोग अभियान चलाता है? ये लोग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में जो है अभियान चलाता है। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। ये किस चीज को पब्लिश करता है? ये लोग ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीजों को जो है वो प्रिपेयर करते हैं और
प्रस्तुत करते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, आप सही पता है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बस आप लोगों से एक क्वेश्चन है, वो आप लोग आंसर दीजिएगा। नहीं सकिएगा तो जो है आप सर्च करके भी आंसर को दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अभी जो है किसका गवर्नमेंट है, ठीक है, कौन से पार्टी का जो है अभी सरकार है, वो भी आप लोग कमेंट बताइएगा। और कौन से पार्टी का जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री का नाम भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग ये जो क्वेश्चन इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक याद रखिए भारतीय जनता पार्टी और दूसरा पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा गया कि विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन का नाम लिखिए। देखिए ये चारों में से यूरोपीय संघ, आसियान और दक्षिण देखकर जाना है। यहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूरोपीय संघ को अच्छे से समझना है, यानी यूरोपियन यूनियन को समझना है, आसियान को समझना है, दक्षिण को समझना है, क्या क्या उद्देश्य था, ठीक है, कैसे बना था। ये जो चारों जो क्षेत्रीय संगठन है, इसको आपको याद करके जाना है। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन का नाम क्या क्या है, यूरोपीय संघ है, आसियान है, दक्षिण यानी सार्क है और ओपेक है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ओपेक जो है ये 4 गो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड के। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया और इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को किस वर्ष हटा दिया गया, उसका अंत कर दिया गया, उसका उन्मूलन कर दिया और उसके स्थान पर एक नया आयोग लाया गया। उस आयोग का नाम क्या था, उसका गठन कब किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे और लगातार पूछे जाते हैं जैक बोर्ड में। ये फेवरेट क्वेश्चन है जैक बोर्ड के। तो वर्ष 2014 में, कब, वर्ष 2014 में योजना आयोग का उन्मूलन कर दिया गया, यानी उसे निरस्त कर दिया, हटा दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष जानते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अभी प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं लिखा गया है कि इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन, देखिए प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को बोलते हैं, इंग्लिश वाले याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन वाज एबोलिश्ड यानी निरस्त कर दिया, हटा दिया गया। एंड विच कमीशन वाज फॉर्म इन इट्स प्लेस, और इसके जगह पर, इसके प्लेस पर कौन सा कमीशन जो है वो लाया गया। तो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा 2014 में जो प्लानिंग कमीशन है उसको एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। और ये नीति आयोग कब लाया गया, 1 जनवरी 2015 को। इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। अभी वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी है। कर लीजिएगा। ये था टॉप 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन है जो बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलिए बैक टू बैक बताते हैं। चलिए दोस्तों अब बैक टू बैक बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपको 3 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं या फिर 5 मार्क्स के, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। राइट 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। मैंने बताया था आसियान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके प्रमुख उद्देश्यों को पूछे जाएंगे, मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूछे जाएंगे। तो एक एक करके 4 जो पूछा गया, चारों उद्देश्यों को देखते हैं। तो आसियान के जो 4 प्रमुख उद्देश्य है जो निम्नलिखित है, ठीक है, पॉइंट्स में लिखिएगा। जितना पॉइंट्स में लिखिएगा आपको नंबर उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, आसियान का जो मेन उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि तेज करना। क्या, आर्थिक वृद्धि जो है उसको तेज करना है। आपसी सहयोग से सामाजिक तथा सांस्कृतिक जो है विकास करना है। याद रखिएगा, आपसी सहयोग से क्या करना है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि न्याय और कानून के द्वारा, किनके द्वारा, न्याय और कानून के द्वारा क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता बनाए रखना। न्याय का सपोर्ट लेंगे और कानून का सपोर्ट लेंगे और जो क्षेत्रीय है यानी क्षेत्र में शांति को बना के रखना है, स्थिरता को बना के रखना है ताकि इधर उधर ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, अशांति ना हो। तो इसके जगह पर हम लोग किसका हेल्प लेंगे, न्याय का हेल्प लेंगे और कानून का हेल्प से हम जो है क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे, क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखेंगे। ये आसियान का दूसरा मेन उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य देख सकते हैं क्या लिखा गया है, अंतर क्षेत्रीय मतभेदों के निपटारे हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। मान लीजिए अंतर क्षेत्रीय
मतभेद है, थोड़ा सा विवाद है, उसको निपटारा करना है तो एक मंच के रूप में कार्य करना है। जैसे गांव घर में झगड़ा होता है तो देखिएगा पंचायत बैठता है, तो पंचायत की तरह एक मंच जो है उसके रूप में उसको कार्य करना आसियान का तीसरा मेन उद्देश्य था। और 4 नंबर देख सकते हैं, चौथा क्या है, किसी शिक्षा, व्यवसाय, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में शोध तथा प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे को सहायता देना। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा में एक दूसरे को हेल्प करना है, बिजनेस यानी व्यवसाय में एक दूसरे को हेल्प करना है, तकनीकी लाइन में एक दूसरे को हेल्प करना है, प्रशासनिक क्षेत्र में एक दूसरे को हेल्प करना है, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में एक दूसरे को हेल्प करना है। यानी आसियान में जितने भी जुड़े हुए देश थे ये सभी में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करना है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो है इन लोगों को वृद्धि करना है, तेजी से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, पॉइंट्स को इंग्लिश में लिखा गया है कि फॉलोइंग आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। ठीक है, तो एक एक करके देख लीजिएगा, वही जो मैंने हिंदी में समझाया उसी को इंग्लिश में लिख दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, मेंटेनेंस करना है रीजनल पीस को और स्टेबिलिटी करना है जस्टिस और लॉ के द्वारा। ठीक है, और कैसा करना है याद रखिएगा, सेटलमेंट के द्वारा इंटर जो रीजनल जो डिफरेंसेस है उसको भी जो है हेल्प करना है। और पॉइंट नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, टू असिस्ट ईच अदर इन रिसर्च ट्रेनिंग इन एजुकेशन। मैंने बताया था एजुकेशन में हेल्प करना है, बिजनेस सेक्टर में हेल्प करना है, टेक्निकल में हेल्प करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड है उसमें हेल्प करना है। कर लीजिएगा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य है, सुरक्षा परिषद करके जाना है। ठीक है, और इसकी क्या क्या शक्तियां है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंग्लिश वाले देख लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल आप लोग करके जाना है, हिंदी वाले सुरक्षा परिषद। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सुरक्षा परिषद के जो कार्य है वो क्या क्या है, ठीक है, यानी फंक्शंस क्या क्या है और पावर्स यानी शक्तियां क्या क्या है। तो देखिए अच्छे से समझिए, सुरक्षा परिषद के जो कार्य है वो निम्नलिखित है। पहला आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया, यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। ये जो है विश्व में क्या करने के लिए उत्तरदायी है, शांति को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है उस पर विचार कर सकती है। ठीक है, यानी इनका मेन काम है विश्व में शांति कायम रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है। मान लीजिए कोई भी कंट्री है उसको प्रॉब्लम है तो वहां उसे भेजा जाता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में वो जो है भेजा जाता है और वो विचार भी करती है और उस मामले या झगड़े का निर्णय भी लेती है और करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई देश में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उस झगड़ा को जो है वहां कहां सॉल्व किया जाएगा, सुरक्षा परिषद में। ठीक है, आगे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। मान लीजिए नहीं निपटारा हो रहा है तो सैनिक के थ्रू से भी वो क्या कर सकता है, निपटारा कर सकता है। इन लोगों के पास पावर है कि सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू शांति ढंग से नहीं करवाया ना तो वो सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। इस इराक के विरुद्ध याद रखिएगा सबसे बड़ा आप लोग मैंने पढ़ाया था प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट जो है गुल्फ वार। ठीक है, तो इराक के विरुद्ध जो है तमाम जो जितना भी समझाने का कोशिश किया गया था वो बेकार गया था ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, सैनिक कार्रवाई करके जो निर्णय लिया था, सुरक्षा परिषद ने ही लिया था। ठीक है, पता है ना, कुवैत को मुक्त कराया था, अमेरिका का जो सेना है सबसे ज्यादा भाग लिया था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया, यह महासभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति भी करती है। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो जजों की नियुक्ति किया जाता है ना, इसी के महासभा के द्वारा मिलकर किया जाता है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं पॉइंट जो है चारों लिखा गया, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैंने हिंदी में अच्छे से समझा दिया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को आपको देखना है। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया, दक्षिश, यानी इंग्लिश वाले देखिएगा सार्क। ठीक है, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों देखिएगा, क्योंकि अगर दक्षिश ना पूछे डायरेक्ट सार्क पूछ दे तो हिंदी वाले भी घबराइएगा मत। दक्षिश माने ही सार्क होता है, सार्क माने ही दक्षिश होता है। ठीक है, तो दक्षिश के जो सिद्धांत है ये क्वेश्चन इजी है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी है ना आपको देख के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिश के सिद्धांत क्या है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। तो दक्षिश के जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। अब मैंने बताया पॉइंट्स में लिखना है, जितना पॉइंट्स में लिखिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना, पॉलिटिकल साइंस में एकदम शानदार नंबर उठता है, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग जोशो लिख दें, जोशो नहीं लिखना है। ठीक है, टाइम मिला था, बहुत ही अच्छा टाइम मिला था आप लोगों को, आशा करते आप लोग पढ़े भी है। ऑब्जेक्टिव का मेरा सारा वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट जो है मैंने वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जो भी बच्चे नहीं देखे।
दक्षिस के सिद्धांतों को लिखिए, तो प्रिंसिपल्स को लिखना है। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं कि दक्षिस के सिद्धांत के निम्नलिखित है, जो दक्षिस के जो है सार के जो सिद्धांत है प्रिंसिपल्स है वो बहुत सारे हैं, निम्नलिखित है। पहला, दक्षिण एशियाई देशों में जीवन स्तर को सुधार कर जन कल्याण के कार्यक्रम बनाना। ठीक है, जितने भी दक्षिण एशियाई के देश है वहां के जीवन लाइफ स्टाइल को सुधारना है और वहां पर जन कल्याण यानी लोगों के कल्याण हो, लोगों का भलाई हो, वैसा कार्यक्रम बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया कि दक्षिणी एशियाई प्रदेश में सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति करना है। यहाँ के जितने भी प्रदेश है दक्षिण एशियाई में, जितने भी देश हैं वहां सामाजिक प्रगति करना है और सांस्कृतिक उन्नति भी करना है। ये दूसरा। तीसरा प्रिंसिपल आप लोग देख सकते हैं क्या है कि सदस्य देशों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। पॉइंट नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि सभी विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। डेवलपिंग जितने भी कंट्री है उसके साथ सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, हेल्प करना है। नंबर 5 देख सकते हैं कि सदस्य देशों की समस्याओं को पारस्परिक एवं सूझबूझ के द्वारा क्या करना है? सुलझाना। मान लीजिए जितने भी दक्षिण एशियाई देश है कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो सबको मिलकर, सबको सूझबूझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको सॉल्व करना है, सुलझाना है। पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना है और बाकी जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो है ना संगठन है, संस्था है, उसके साथ भी सहयोग करना है क्योंकि इन लोग का मेन मोटिव है डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का आदान प्रदान करना है। ठीक है, किसका किसका आदान प्रदान करना है? एक्सचेंज करना है। वैज्ञानिक और तकनीकी जो प्रगति है उसको आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है। और लास्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं 8वां नंबर पॉइंट क्या लिखा गया है? आतंकवाद और नस्ली वस्तुओं की तस्करी पर प्रतिबंध लगाना है, बैन लगा देना है। किस पर? आतंकवादी पर और नशीली वस्तुओं, जैसे आप समझ सकते हैं ड्रग्स जो है, गांजा वगैरह का क्या करना है? वो है बैन लगा देना है, प्रतिबंध करना है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं पॉइंट्स इंग्लिश में लिखाया गया है, वही है जो मैंने अभी हिंदी में आप लोगों को समझाया। बस आप लोग इंग्लिश वाले जो है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं तो आप लोगों का काम किया गया है, आप लोगों पर काम किया गया है, आप लोगों को इंग्लिश में नोट्स दिया गया है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जो मैंने हिंदी में समझाया वही चीज है। देख सकते हैं क्या लिखा गया, मैंने बताया था पब्लिक वेलफेयर करना है, इंप्रूविंग करना है, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइविंग जो लिविंग है उसको हेल्प करना है, यानी जीवन स्तर को सुधार करना है। ठीक है, और सोशल प्रोग्रेस करना है। ठीक है, यानी सामाजिक प्रोग्रेस करना है और सांस्कृतिक प्रोग्रेस करना है। ठीक है, और प्रोमोट करना है आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को प्रोमोट करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज करना है, कोऑपरेशन करना है जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील। ठीक है, तो ये सारे जो है और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी को जो है वो क्या करना है? एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छे से समझ लीजिए, आपका काम हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट यानी पंचशील जो समझौता है क्या है? मैंने बार बार बताया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि पंचशील समझौता जो है किनके किनके बीच में हुई थी, कब हुई थी, और वो 5 जो सिद्धांत था, 5 जो प्रिंसिपल था वो कौन कौन सा था। तो चलिए आज ये क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव के रूप में दे दिए, आप लोग इसको आसानी से कर लीजिएगा कि पंचशील समझौता है जो क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखे। व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट, राइट्स इट्स प्रिंसिपल्स, जितने भी मेन प्रिंसिपल्स है उनको लिखिए। तो आप लोग हिंदी वाले आराम से समझिए कि ये जो पंचशील समझौता हुआ था कब हुआ था और कौन से देशों के बीच में हुआ था, आराम से लिखिएगा, बस डेट याद रखना है। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 यानी 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के मध्य किनके किनके बीच में हुआ था? दो देश आप लोग याद रखिएगा, जिन दो देशों के बीच में ये समझौता हुआ था वो देश थे भारत और चीन। आइए कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में यह समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत प्रतिपादित 5 सिद्धांतों के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थापना के प्रयास को मूर्त रूप प्राप्त हुआ था। इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील कहते हैं। चलिए ये 5 सिद्धांत क्या है, बैक टू बैक आप लोग देख सकते हैं। तो 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचशील के 5 सिद्धांत क्या है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं, पांचों आप लोग इंग्लिश वाले भी समझिए। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिएगा, इंग्लिश में आप लोग डील कर लीजिएगा कि एक दूसरे को जो क्षेत्रीय अखंडता है और प्रभुसत्ता है उसके प्रति परस्पर सम्मान बनाए रखना है। ठीक है, मान लीजिए उनका क्षेत्र का हम लोग को रिस्पेक्ट करना है
और वो लोग भी हम लोग के क्षेत्र का रिस्पेक्ट करेंगे, यानी वो लोग हम लोग के क्षेत्र में घुसकर अटैक नहीं करेंगे, हम लोग उन लोग के क्षेत्र में घुसकर अटैक नहीं करेंगे। यानी क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता पर हम लोग क्या करेंगे, परस्पर सम्मान बनाए रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे पर हम लोग अटैक नहीं करेंगे, इंग्लिश वाले अच्छे समझिए, एक दूसरे पर हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग चीन पर अटैक करने नहीं जाएंगे, चीन वाले भी हम लोग के पास जो है जो आक्रमण नहीं करेगा, तो हम लोग का शांति सहअस्तित्व है वो बनाए रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। चीन में क्या हो रहा है हम लोग को नहीं देखना है, भारत में क्या हो रहा है वो लोग को हम लोग पर जो है उन लोग को नहीं देखना है, ठीक है। यानी जो हम लोग का निजी मामला है, ठीक है, हम लोग का निजी मामला है, तो चीन वाले हम लोग को क्यों इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। तो हस्तक्षेप नहीं करना है, ना भारत वाले चीन वाले के करेंगे, ना चीन वाले भारत पे करेंगे, तो शांति बनाए रहेगा। पॉइंट नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि आपस में समानता बनाए रखना है और पारस्परिक लाभ की भावना को बनाए रखना है, ठीक है। जैसे चीन वाले जो है इंडिया में बिजनेस करते हैं तो लाभ ही होता है ना, झगड़ा करेंगे तो लॉस होंगे, दोनों देशों को लॉस हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत को मानना है, ठीक है। शांति, भारत शांति चाहता है, भारत जो है विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देता है, ठीक है। भारत जो है सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखता है, किसी से दुश्मनी का भावना नहीं रखता है। लेकिन भारत पे अगर कोई दुश्मनी का भावना रखे तो भारत उसका जवाब देगा ना, ईंट का जवाब पत्थर में देगा। तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत को मानना, तो इंग्लिश वाले भी आराम से देख सकते हैं, हिंदी में आप लोग को समझ में आ ही गया, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी में तो समझना चाहिए। इंग्लिश वाले बस देख लीजिए, आप लोग को नोट्स जो है इंग्लिश में मैंने प्रोवाइड कर लिया, ठीक है, कर दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप लोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, नॉट अटैकिंग ईच अदर, एक दूसरे को अटैक नहीं करना है। तो सिंपल में लाइंस को मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट को, ठीक है, ये जो नोट है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना के अभी याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है ना आप लोग करके जाना है, उद्देश्य जो है ना जितना भी है, देखिए पॉलिटिकल साइंस में गिना चुना चैप्टर है, 2 बुक्स है, तो टाइम था आप लोगों को कर लेना चाहिए था, ठीक है। आप लोग कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपके यही वीडियो को देखकर मैं जाऊंगा सब्जेक्टिव में परफॉर्म करने, तो क्या आएगा, 1 2 3 क्वेश्चंस आएगा, सारा क्वेश्चंस तो नहीं आएगा ना। फिर आप लोग बोले आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर, ठीक है, आप लोग सब आकर तो मेरा ऊपर ई कर दीजिएगा कि सर आप ही का पढ़ाया हुआ नहीं आया। ऐसा नहीं करना है, टाइम दिया गया, आप लोग को खुद से भी मेहनत करना है, ठीक है। जितना हो सके आप लोग को हेल्प किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, लेकिन आप लोग को भी तो पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख के जाना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा, और टाइम मिला तो टाइम को यूज कीजिए, कल संडे एकदम पूरा पढ़िए। तो ये जो 5वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसको आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद इंग्लिश वाले भी देखिएगा, लेकिन समझिए, दोनों समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य जो है या कार्य जो है, कार्य पूछे या उद्देश्य पूछे, इसी को लिख के आना कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशंस का जो उद्देश्य है या कार्य है वो निम्नलिखित है। पहला क्या है, विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, क्या करना है, विश्व में शांति स्थापना करना है और सुरक्षा की स्थापना करना है। राज्यों के बीच सद्भाव उन संबंधों को बढ़ावा देना है। तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समृद्धि करना है। आगे देख सकते हैं, घ नंबर पॉइंट में लिखा है, समस्त विश्व में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना है। और 5वां पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट है, विभिन्न राष्ट्रों के हितों को सामान्य हित के रूप में संगत करना है। चलिए इंग्लिश वाले भी बच्चे देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जो 5 पॉइंट्स है जो मैंने हिंदी में समझा है वही इंग्लिश में लिखा है कि स्टैब्लिशमेंट करना है वर्ल्ड पीस को और सिक्योरिटी को, ठीक है। प्रोमोट करना हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, टू प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। और क्या करना है, टू इंक्रीज करना है, क्या करना है, टू इंक्रीज करना है रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। यानी समस्त जो विश्व में मानव अधिकारों के प्रति जो सम्मान जो है उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ावा देना है, वृद्धि करना है। और हार्मोनाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट नेशंस एज ए कॉमन गुड, यानी विभिन्न राष्ट्रों के हितों की सामान्य हित की रूप में उसे संगत करना है। ये 5 जो है इंपॉर्टेंट जो है उद्देश्य है, कार्य है, ठीक है। तो इस आशा करते हैं आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो जमकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी जमकर, ठीक है। इस वीडियो को झारखंड के कोना कोना तक पहुंचा दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।